हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 16 जून 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि एक कमेंट आया था कि हम सभी न्यूज़ों को कवर करें, भले ही उसको हम सारांश रूप में यानी कि सिर्फ उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही दें। तो उसी क्रम में आज से हम लगभग सभी न्यूज़ को, जो महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं और जितने भी पेज हैं उसकी अधिकतर न्यूज़ को कवर करेंगे। भले जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको तो डिटेल से डिस्कस करेंगे और जो राजनीतिक न्यूज़ हैं उनको हम सिर्फ सारांश में आपको बताते हुए चलेंगे। याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय संस्करण है और आपको भी राष्ट्रीय संस्करण ही पढ़ना है या फिर उसका वीडियो देखना है। राष्ट्रीय संस्करण में कोई भी अतिरिक्त न्यूज़ नहीं होती हैं, सभी आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ें उसका नेशनल एडिशन ही प्रेफर करें। तो आज है 16 जून और 16 जून की जो महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं उनके साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दैनिक जागरण द्वारा जो पहली न्यूज़ इंपॉर्टेंट बनाई गई है वो है अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। तो ये जो सौदे की बात चल रही है ये लगभग पुरानी बात है, हो गई है और इस पर बहुत पहले से चर्चा चल रही थी। और जब प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा होने वाली है 21 जून से 24 जून तक आधिकारिक यात्रा, उसमें इस सौदे को पूर्णतः मंजूरी दे दी जाएगी। हालांकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसको मंजूरी दे दी गई है। अब ये जो आप पिक देख रहे हैं उसमें इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। अब ये जो आप पिक में देख रहे हैं यही है रिपर ड्रोन, जिसको भारत अमेरिका से खरीदेगा। तो इसको हम दो नाम से जानते हैं, एक तो प्रीडेटर और दूसरा है रिपर। जो प्रीडेटर है उसको नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन भी कहा जाता है। तय वक्त में जमीन और समंदर दोनों में मिलिट्री मिशन को ये अंजाम देने में सक्षम है। अब इसकी जो खूबियां हैं उसके बारे में जान लीजिए। इसकी जो खूबियां हैं, ये यूएवी श्रेणी का मानव रहित विमान है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ना कोई ग्लास दिख रहा है आपको, ना कोई विंडो टाइप की कोई चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि ये मानव रहित ड्रोन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब ये दुश्मन खेमे में जाता है तो ना तो इसके आने की भनक लगती है और ना इसके जाने की भनक दुश्मन खेमे को लगती है। अगर हम बात करें इस ड्रोन के पंखों के लंबाई की, तो ये 20 मीटर लंबे हैं और और पूरे इसकी लंबाई जो है वो 11 मीटर है। ये 35 घंटे तक, ये ड्रोन 35 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। हवा में ये 444 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ भी सकता है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ड्रोन हेलफायर मिसाइल व बम समेत ये 1746 किलो के वजन को अपने साथ ले जाने में भी सक्षम है। एक बार उड़ान भरने के बाद यह करीब 1900 किलोमीटर की निगरानी कर सकता है या फिर दूरी तय कर सकता है। अन्य ड्रोन की तुलना में अधिक दूरी तक उड़ान भरने और किसी भी एयरक्राफ्ट की तुलना में मिशन को सफल बनाने में यह अधिक सक्षम है। उससे भी खास बात क्या है कि यह दिन हो या रात किसी भी परिस्थिति में अपनी सक्षम दूरी को तय करता है। और ये जितना भी अगर क्लियरिटी नहीं भी हो तो ये जो पिक है वो बहुत क्लियर क्लिक करता है। ये इसकी सबसे खास बात है। अब अगर इसकी जो इसके रख रखाव पर आए तो अभी तक सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जिनके पास ये मानव रहित ड्रोन है और वो 2 देश हैं, इजराइल और भारत। तीसरा देश ऐसा होगा जिसको ये सफलता मिलेगी, यानी कि भारत जो तीसरा देश बनेगा। आपको पता होगा कि ड्रोन भी कई प्रकार के होते हैं। अब तो इंडिया में भी कृषि के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कीटनाशक छिड़काव के लिए, दवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारत में जो मौजूदा समय में आंकड़ों की बात करें, जो रक्षा मंत्रालय ने जारी किया था, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक नाम से रिपोर्ट जारी करी थी, उसमें यह बताया गया था कि भारत के पास अभी फिलहाल में 110 ड्रोन हैं। अब इसकी लागत के बारे में जान लेते हैं, यानी कि कितने में ये सौदा मंजूर हुआ है। तो ये सौदा मंजूर हुआ है 24,000 करोड़ रुपए में, लगभग $3 अरब में।
$3 अरब में, यानी 24,000 करोड़ रुपए में इस समझौते को तय किया गया है, खरीदा गया है। इससे क्या होगा सुविधाएं कि एक तो आप पाकिस्तान और चीन दोनों की हरकतों पर नज़र रख सकेंगे। अब जो ये टोटल 30 विमान खरीदे जा रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा नौसेना को, क्योंकि 30 में से 14 ड्रोन नौसेना को दिए जाएंगे और 8 वायुसेना और 8 थल सेना को दिए जाएंगे। इस तरीके से ये बंटवारा होगा, यानी 30 में से 14 नौसेना को, 8 वायुसेना को और 8 थल सेना को दिया जाएगा। तो आपको पता चल गया ये किससे लिया जा रहा है, किस लिए लिया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये है अमेरिका। आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश है अमेरिका। पहले पर है रूस और भारत कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर। जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है जिसमें टोटल 50 राज्य हैं। अगर हम बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट की, तो जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है यहाँ की डॉलर। तो इस क्वेश्चन से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे आपको बता दिए गए हैं। अब नेक्स्ट हेडलाइन पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर देखिए कि मुखर्जी नगर में कल एक कोचिंग सरस्वती इंस्टीट्यूट है, उस पर आग लग गई थी और उस समय क्लास चल रही थी। हालांकि जब तक दमकल गाड़ियों को बुलाया गया उससे पहले ही कोचिंग वालों ने रस्सी के माध्यम से छात्रों को खिड़की और रस्सी के माध्यम से नीचे उतार दिया। उसमें लगभग 61 छात्र घायल भी हुए हैं, लेकिन कोई उसमें हताहत नहीं हुआ है। ये सबसे अच्छी न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। कर्नाटक में मतांतरण निरोधी कानून को रद्द करेगी कांग्रेस सरकार। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्यों है? देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये इसलिए है क्योंकि 2022 में भाजपा जब वहाँ पर सत्ता में थी तो उन्होंने मतांतरण कानून को लागू किया था। अब ये मतांतरण निरोधी कानून क्या है? इसमें यह था कि जो किसी को लालच देकर, दबाव बनाकर, बरगलाकर या फिर निर्धारित प्रक्रिया पूरी किए बगैर मत परिवर्तन को नहीं कर सकता था, यानी कि उस पर रोक लगाता था। कानून में गलत तरीके से मत परिवर्तन कराने के लिए 3 से 5 साल की कैद का प्रावधान था और 25,000 रुपए के अर्थदंड का भी प्रावधान किया गया था। नाबालिग महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का गलत तरीके से मत परिवर्तन करने पर कारावास और अर्थदंड की राशि भी इसमें बढ़ जाती थी। तो अब शादी को रद्द करने का कानून में प्रावधान है। इसमें जो अगर अलग धर्म में शादी होती है तो उसको रद्द करने का प्रावधान कानून में किया गया था। अब इसमें जब से नई गवर्नमेंट आई है उन्होंने और भी फैसले लिए हैं, जैसे कि आरएसएस के जो संस्थापक थे उनको पाठ्यक्रम से हटाया जाएगा। कई बीजेपी नेताओं के बारे में था पाठ्यक्रम में, उनको हटाया जाएगा। उनके जगह सावित्रीबाई फूले और जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर को अध्याय के माध्यम से जोड़ा जाएगा किताबों में। अब ये निर्णय लिया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा। आपको पता होगा कि कर्नाटक में अभी विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस वहाँ पर मुख्य पार्टी बनकर आई थी और वहाँ पर सरकार अब कांग्रेस की है, तो वो कई परिवर्तन कर रही है। हालांकि हम कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये है कर्नाटक और कर्नाटक की सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों से लगती है। कर्नाटक की अगर हम कैपिटल की बात करें तो वो है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया, राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो कर्नाटक भारत का 6ठा सबसे बड़ा राज्य है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। तब तक इसका नाम मैसूर था। जब स्थापना की गई थी तब इसका नाम मैसूर था और 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था। नेक्स्ट हेडलाइन पर आते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन है कि पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट पॉस्को हटाने की सिफारिश। 1000 पन्नों की चार्जशीट इसमें दाखिल की गई है और इनके जो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे विनोद तोमर, उनके विरुद्ध भी इसमें चार्जशीट दायर की गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। हालांकि पॉस्को हटाने की सिफारिश दिल्ली पुलिस द्वारा की गई है और इसमें जो भारतीय कुश्ती महासंघ है
ब्रजभूषण जो हैं वो 3 बार भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ का ये नियम है कि अगर आप लगातार 3 बार उसके अध्यक्ष रहते हैं तो चौथी बार आप अपना कार्यकाल नहीं लेंगे, यानी कि चौथी बार आप नहीं बन सकते हैं। तो पूरी संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि ये अपने बेटे को शायद कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बना सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ब्रजभूषण शरण है वो कैसरगंज जो यूपी का क्षेत्र है वहां से 6 बार सांसद रह चुके हैं। 6 बार सांसद, यानी कि 30 साल से सांसद हैं यूपी के। और कुश्ती की शुरुआत की अगर हम बात करें तो वो मिस्र में हुई थी, ये आप जरूर याद रखिएगा। और ये 6 बार सांसद रह चुके हैं। इनकी जो लोकसभा सीट है वो है कैसरगंज। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि गुजरात में जखाऊ तट से टकराया चक्रवात विपर्जय। आपको पता होगा कि कल से न्यूज में चल रहा था विपर्जय टकराने वाला था और वो लगभग 4:30 बजे गुजरात में टकराया भी, और उसके बाद 11:30 बजे वो अपने रौद्र रूप में आया और उसने तबाही मचाना शुरू किया। अभी फिलहाल में जब मैं भी न्यूज़ देख रहा था तो उसमें ये पता चला कि ये राजस्थान की तरफ टर्न हो गया है और राजस्थान में भी खूब जोर से बारिश हो रही है। विपर्जॉय के बारे में तो आपको लगभग पता ही चला होगा। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ये किस प्रकार का चक्रवात है। देखिए, ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है ये जान लीजिए। जब नम हवा के ऊपर उठने से गर्मी पैदा हो जाती है, जिसके फलस्वरूप नम हवा में निहित जलवाष्प का संघनन हो जाता है, तब इस तरीके के चक्रवात जैसे कि विपर्जॉय अपना रौद्र रूप ले लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों में उत्पन्न तथा विकसित होने वाले चक्रवात को ही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। चीन अब नहीं दिखा सकता आंख। अब आपको पता होगा कि चीन से 2020 में 15 जून 2020 में गलवान घाटी में जो सैनिकों के मध्य हाथापाई हुई थी, उसमें जो बिहार रेजिमेंट के कर्नल थे, बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू समेत 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। आपको मैप के माध्यम से बताते हैं। देखिए, यह है लद्दाख और यहाँ पर एक उंगलियां जो होती हैं 5 उंगलियों की तरह यहाँ पर घाटियां हैं। तो फिंगर पॉइंट 5 पर क्या हुआ था कि LAC को क्रॉस करके चीनी सेना काफ़ी अंदर आ गई थी। जब भारतीय सेना को इसकी भनक पड़ी, पता चला, तो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने ये देखा कि जो चीनी सैनिक हैं वो हथियारों से लैस हैं, जबकि जो संधि हुई थी उसमें ये बात कही गई थी कि नियंत्रण रेखा के 3 किलोमीटर की रेंज में कोई भी सैनिक हथियार लेकर नहीं चलेगा। उस पर ही हाथापाई हुई, उसमें 20 सैनिक हमारे शहीद हुए। चीन के भी बहुत से सैनिक मारे गए थे, लेकिन वो इसे कभी नहीं कबूलता है। तो अभी भी यहाँ पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, जो चीन किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं है। अगर हम पहले की स्थिति की बात करें तो वहां पर सिर्फ 15,000 सैनिकों की तैनाती थी, और जब से ये टेंशन हुई है उसके बाद से 60,000 सैनिकों की वहां पर तैनाती की गई है। इसलिए यहां पर बार बार जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा ट्वीट किया जाता है या वक्तव्य दिया जाता है कि भारत की सीमा को किसी प्रकार से किसी तरीके की कोई भी आंच आने की उम्मीद नहीं है, भारतीय सेना तैनात है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि बंगाल में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं उसमें जिस तरीके से बवाल हो रहा है उसको देखते हुए केंद्रीय बल वहां पर निगरानी करेगा। हालांकि ये न्यूज़ डिस्कस के लिए नहीं है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सीएम ने बुलाई NCCSA की पहली बैठक, एक अधिकारी पर कार्रवाई संभव। अब जब यहां पर हम पढ़ रहे हैं NCCSA, ये है क्या? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। इसका हिंदी में से बोलते हैं राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण। इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा एक अध्यादेश के साथ किया गया था। ये मतलब केंद्र द्वारा एक अध्यादेश के द्वारा एक गठित निकाय है जो दिल्ली के LG को निर्णायक अधिकार देता है कि वो किसी भी तरीके का फैसला ले सकते हैं, चाहे वो अधिकारी हो या फिर राज्य के कामकाज में किसी तरीके का भी दखल हो।
हालांकि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और जो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है वो हमेशा इसका विरोध करती रही है, लेकिन अब इसकी जो पहली बैठक होने वाली है 20 जून को, उसके भी रिजल्ट सबको पता हैं, क्योंकि इस समिति में 3 लोग होते हैं। एलजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। समिति में 3 लोग होते हैं। पहले होंगे राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल, और 2 होंगे केंद्र सरकार द्वारा जो 2 लोग नामित किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वोटिंग की बात आएगी तो जो ये केंद्र सरकार द्वारा 2 लोग भेजे गए हैं वो अपना वोट एक तरफ देंगे, तो ये बहुमत में मुख्यमंत्री नहीं है। अब अगर किसी पर कार्रवाई की बात होती भी है, तो अगर मुख्यमंत्री किसी पर कार्रवाई करने की बात सोचेंगे भी तो वोटिंग के माध्यम से उसको नकार दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है कार्रवाई करने की, तो सरकार की ओर से फिलहाल अधिकारी का नाम तो नहीं उजागर किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये अधिकारी सतर्कता सचिव YVVJ राजशेखर या फिर सेवा सचिव आशीष मोरे हो सकते हैं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री आवास और इन सब में जो खर्चों की बात हो रही थी, इन्हीं लोगों ने उजागर किया था। सरकार ने यह भी आशंका जताई है कि बैठक से पहले ही साफ हो गया है कि एनसीसी ऐसे दिखावटी नियम के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि सेवाएं विभाग से जुड़े कई प्रस्ताव मुख्य सचिव द्वारा मुख्यमंत्री व NCCSA को दरकिनार कर सीधे LG को भेजा जाता है। यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट से तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है, सीधे LG को ही भेज दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, इस बैठक का रिजल्ट क्या होना है ये पता चल गया। अब वनडे एग्जाम जो होते हैं उसमें एब्रीविएशन के माध्यम से NCCSA का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, जो आपको पता चल गया। अब हम आते हैं, देखिए ये जो फर्स्ट पेज पर भी न्यूज़ थी कोचिंग वाली, DU की नीति से हजारों विद्यार्थी हो रहे शिक्षक बनने से वंचित। अब देखिए 87 साल के बाद जब स्नातक करने के बाद आपको ऑनर्स करना है, दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि ये TGT के बराबर है, लेकिन जब TGT की वैकेंसी निकलती है तो उसमें पात्रता कुछ और होती है। तो ऑनर्स के लिए अलग से स्नातक के बाद कोर्स करना होता है, और DU कहता है कि ये TGT के समकक्ष है, लेकिन जब TGT के फॉर्म आते हैं तो उसमें योग्यता कुछ और होती है। इस वजह से बहुत से छात्र शिक्षक बनने से वंचित रह जाते हैं। हालांकि कई प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रों ने ये आवाज़ उठाई है, लेकिन अभी तक इसका निर्णायक कुछ भी निर्णय नहीं हो सका है। 87 वर्ष के बाद दिल्ली में सेमेस्टर पद्धति लागू की गई थी, यानी कि स्नातक में भी जैसे आपने ग्रेजुएशन किया तो उसमें हमने देखा कि हम फर्स्ट ईयर बोलते हैं, सेकेंड ईयर बोलते हैं, वहाँ पर सेमेस्टर व्यवस्था लागू की गई, और यही व्यवस्था कहीं ना कहीं छात्रों के लिए घातक साबित हो रही है टीचर बनने में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि एयरपोर्ट ड्रेन परियोजना जुलाई में होगी पूरी। देखिए DDA यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दावा किया है कि जो मानसून आने वाला है उससे पहले ही इंदिरा गांधी एयरपोर्ट यानी कि IGI और उसके आसपास के क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या नहीं होगी। 8 महीने से DDA और रेलवे दोनों विभाग मिलकर IGI के पास 2.5 किलोमीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी एयरपोर्ट ड्रेन परियोजना पर काम कर रहे हैं। DDA ने जुलाई में इस परियोजना को पूरा करने का आश्वासन दिया है, और ये काम तय समय से पूरा हो जाएगा मानसून के आने से पहले, ये भी बताया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि समान नागरिक संहिता की अभी नहीं है कोई जरूरत, कांग्रेस। समान नागरिक संहिता यानी कि सभी के लिए कानून बराबर होगा। उत्तराखंड ने इसे लागू भी कर दिया है, और इसमें सभी, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, कोई भी धर्म हो, सभी के लिए कानून बराबर होगा, किसी का अलग से कोई कानून नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस ने ये बोला है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, जबकि भाजपा के घोषणा पत्र में ये चीज थी कि हम UCC यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। 2016 में इसके लिए लॉ कमीशन द्वारा पब्लिक से सुझाव भी मांगे गए थे, और कल फिर हमने न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था कि फिर से इसमें 30 दिन के अंदर लोगों से सुझाव मांगे गए हैं, राय मांगी गई है कि आपको अगर आपका कोई सुझाव है, कुछ बदलाव है या किस तरीके से इसका स्वरूप होना चाहिए तो आप बता सकते हैं। आप लॉ कमीशन की वेबसाइट पर जाकर अगर आपके भी कुछ सुझाव हैं तो भी आप उस पर टाइप करके सेंड कर सकते हैं। और ये अगर लागू होता है तो जो बांग्लादेश से आकर भारत की नागरिकता ले लेते हैं, या फिर बंगाल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेशी हैं, उनके लिए दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि शिक्षाविदों ने NCERT से कहा पाठ्य पुस्तकों से हमारा नाम हटाएं। 33 शिक्षाविदों ने राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को पत्र लिखकर पाठ्य पुस्तकों से अपना नाम हटाने को बोला है।
और इससे पहले राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ सुहास पालसीकर और योगेंद्र यादव एनसीईआरटी को पत्र लिखकर ऐसी ही मांग कर चुके हैं। ये सभी शिक्षाविद एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक विकास समिति का हिस्सा थे। एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश सकलानी को पत्र लिखकर पाठ्य पुस्तकों से नाम हटाने की मांग करने वालों में जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर कांति प्रसाद वाजपेयी, अशोका विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रताप भानु मेहता जैसे कई लोग शामिल हैं। पिछले 9 वर्षों में बना इंफ्रा का अतुलनीय ढांचा। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने बुनियादी ढांचे में किस तरीके से विकास हुआ है और लगातार विकास हो रहा है। 9 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसे तरीके से ढांचा खड़ा हुआ है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जिस तरह से इस क्षेत्र के विकास को सामने रखा गया है, उसका संदेश आगामी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। मोदी ने ट्वीट पर 9 years ऑफ गति एंड प्रगति हैशटैग के साथ लिखा कि हर सेक्टर में जो प्रगति हुई है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री को रेखांकित करने वाली कुछ सामग्री भी साझा की गई। भाजपा मोदी सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में मिली सफलता को जन जन तक पहुंचाने का एक अभियान भी चला रही है। वायुसेना उप प्रमुख ने तेजस की परखी क्षमता। भारतीय वायुसेना के जो उप प्रमुख हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, उन्होंने गुरुवार को हल्के लड़ाकू विमान तेजस ट्रेनर विमान में उड़ान भरी और उसकी क्षमताओं का आकलन किया है। आपको पता होना चाहिए कि वायुसेना प्रमुख कौन है। हमारे वायुसेना प्रमुख हैं वीआर चौधरी। रैंकिंग के लिए संस्थान के शीर्ष अधिकारी भी होंगे जवाबदेह। ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है कि प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग मुक्त रखने की तैयारी भी शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस दिशा में कई अहम कदम भी उठाए हैं। इसमें रैंकिंग की रोकथाम से जुड़े पहल से प्रचलित नियमों को और सख्ती के साथ सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को अमल में लाने के लिए कहा गया है। साथ ही रैंकिंग के बदलते स्वरूप और उससे जुड़ी नई नई चुनौतियों को देखते हुए नियमों में बदलाव को लेकर भी एक अहम पहल की जा रही है। रैगिंग के दायरे को पूर्व की तुलना में और विस्तार दिया जा सकता है। साथ ही रैगिंग मामले में छात्र और माता पिता के साथ संस्थानों के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को भी जवाबदेह बनाया जाएगा। नशा मुक्ति के लिए जागरण अभियान चलाएगी छत्तीसगढ़ सरकार। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले शराबबंदी के मुद्दे को लेकर विपक्ष के निशाने पर रही राज्य सरकार ने अब नशाबंदी अभियान चलाने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ में नशे के दुष्प्रभाव से समाज को बचाने के लिए व्यापक जन अभियान चलाने का ठाना है। आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी पता होनी चाहिए, रायपुर। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि कोल इंडिया जैसी पीएसयू पर भी लागू होगा प्रतिस्पर्धा कानून। सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है पीएसयू कोल इंडिया लिमिटेड पर भी प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह खनन कार्य से संबंध कंपनी है और सरकार का कोई संप्रभु कार्य करती है। कोयला और ऊर्जा उत्पादक कंपनियों द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड पर अपनी प्रभुत्व वाली स्थिति का दुरुपयोग करने के आरोप लगाते हुए मामला दायर किए गए थे। फैसला देते हुए जस्टिस के.एम. जोसेफ, बी.वी. नागरत्ना और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने इन मामलों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया है। अब ये देखिए, बंगाल में नामांकन के अंतिम दिन हिंसा, ये न्यूज़ हमारे काम की नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। यहाँ पर सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, राजनीतिक पेज है इसलिए, और यहाँ पर कोई भी न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगी। आपदा प्रबंधन की तैयारी ने मजबूत किए थे हाथ। जो विपर्यय आया उसकी जो तैयारी थी वो वाकई में बहुत अच्छी तैयारी की गई थी शासन प्रशासन द्वारा। इस वजह से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, बहुत बड़ी क्षति नहीं हुई। गुजरात में ही मतलब तैयारियां इस तरीके की थी कि दूरदर्शन के टावर को पहले ही खोल दिया गया था कि और उसको ज़मीन पर रख दिया गया था कि तूफान की वजह से वो टावर ना गिरे और क्षति होती, इसलिए उसको पहले ही खोल दिया गया था। तो इस तरीके की तैयारियां थी जिससे नुकसान कम हुआ है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। यहां पर कोई भी न्यूज़ हमारे मतलब की नहीं है।
अब आएंगे हम बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है हमारे लिए कि निर्यात बढ़ाने के लिए 40 देशों पर खास तरीके की नजर। तो ये विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में सुस्ती और विकासशील देशों की खपत में हो रही गिरावट से वस्तु निर्यात का प्रदर्शन खराब चल रहा है। चालू वित्त वर्ष जो 2023-24 है के दूसरे महीने मई में भी वस्तु निर्यात में पिछले साल मई के मुकाबले 10.31% की गिरावट रही है। इस साल अप्रैल में वस्तु के निर्यात में पिछले साल अप्रैल के मुकाबले 12% की गिरावट देखी गई है। मई महीने में वस्तुओं के आयात में भी पिछले साल मई के मुकाबले 6.58% की गिरावट रही है। इस वर्ष वैश्विक जीडीपी में योगदान वाला तीसरा बड़ा देश होगा भारत। अब देखिए यहाँ पर मुख्य अर्थशास्त्री सलाहकार जो हैं, आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन, उन्होंने कहा है कि इस वर्ष वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो जीडीपी होती है में योगदान वाला तीसरा सबसे बड़ा देश भारत बन जाएगा। फिक्की की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में नागेश्वरन ने कहा कि 2014 में हम 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थे। उम्मीद है कि 2027 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। सीईए नागेश्वरन ने कहा कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही काम करना जारी रखना होगा। उन्होंने बताया कि सहस्त्राब्दी की शुरुआत के बाद से वैश्विक जीडीपी विकास में भारत का योगदान 6 गुना बढ़ा है। अब भारत वैश्विक जीडीपी में भारत तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनने के लिए तैयार है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अफ्रीकी देशों से एफटीए पर विचार, यह स्टेटमेंट दिया है पीयूष गोयल ने। वाणिज्य जो मंत्री हैं हमारे पीयूष गोयल, उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीकी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता करने की संभावना की तलाश कर रहा है। अब ये एफटीए क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कई जो टैक्स होते हैं वे हटा दिए जाते हैं एक दूसरे देशों पर। जैसे भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए किया है भारत ने, तो उसमें क्या होगा कि जब भारत निर्यात करेगा वस्तुओं का तो वहाँ पर टैक्स नहीं लगेंगे। इससे भारत की भी बचत होगी और लोगों को भी सामान सस्ता मिलेगा। और जब ऑस्ट्रेलिया सामान भारत भेजेगा, निर्यात करेगा और भारत उसका आयात करेगा, तो जब टैक्सेस कम होंगे तो लोगों को उसका लाभ ज़्यादा मिलेगा, सस्ती चीज़ें मिलेंगी। CII एग्जिम बैंक की तरफ से जो एक कार्यक्रम आयोजित था, उस समारोह में गोयल ने कहा कि इसका उद्देश्य मौजूदा $100 अरब के द्विपक्षीय कारोबार को 2030 तक $200 अरब तक ले जाना है। एक न्यूज़ इसमें यह है कि जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है वो 11 जुलाई को बुलाई गई है। तो जीएसटी काउंसिल की जो आगामी बैठक होने वाली है वो 11 जुलाई को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की जाएगी। काउंसिल की 50वीं बैठक में इन्वेस्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर से लेकर ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी दरों को लेकर मंत्रियों के समूह पर से चर्चा की जाएगी। अब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बताना है कि 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज, दुनिया में बढ़ती भारत की प्रतिष्ठा। देखिए, शांति स्थापित करने की कोशिश में बलिदान देने वाले शांति दूतों का स्मारक बनाए जाने के भारत के संकल्प को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आम सहमति से स्वीकार कर लिया है। यह स्मारक संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय परिसर में ही बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मारक बनाए जाने का संकल्प आभास में स्वीकार होने पर खुशी जताई है। उन्होंने संकल्प का समर्थन करने वाले सभी देशों का आभार भी जताया है। भारत ने यह संकल्प रिकॉर्ड 190 देशों के समर्थन से आम सभा में पेश किया था। भारत ने किसी संकल्प प्रस्ताव पर व्यापक समर्थन जुटाने के यह प्रस्ताव उपलब्धि तक हासिल कर ली है। मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर पीयूष गोयल कैथरीन ने की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अगले सप्ताह होने वाली अमेरिका यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस संदर्भ में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन थाई की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ गुरुवार को वर्चुअल बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और अंतिम रूप उसको दिया गया है। चलिए, तो ये आज का यानी कि
16 जून 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। देखिए वीडियो का ड्यूरेशन निश्चित तौर पर अब बड़ा होगा, जो अभी तक 15 से 16 मिनट का होता था वो लगभग 30 मिनट का होगा ही होगा, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अब न्यूज़ों को इसमें कवर करेंगे जो इम्पॉर्टेंट होगी। उसमें कोई ऐसी न्यूज़ हम ड्रॉप नहीं करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। तो आप सपोर्ट करिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।